गुड मॉर्निंग। आज हम केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री इस वर्ड को डिफाइन करते हैं सबसे पहले तो देखिए, साइंस एक सब्जेक्ट है वैसे तो ये उसकी एक ब्रांच है, तो ये क्या है, ए ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, अब ये ब्रांच ऑफ साइंस में क्या होगा वो अपने को देखना है। देखिए केमिस्ट्री में क्या होगा, हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ेंगे? ऑफ मैटर्स की। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसी मैटर के स्ट्रक्चर्स को पढ़ें, उसकी कंपोजिशंस के बारे में पढ़ें, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें, वो ब्रांच केमिस्ट्री कहलाती है ना। तो इसकी यहाँ डेफिनेशन बन जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of structure, composition and properties of matter known as केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई कि केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जहाँ मैटर से रिलेटेड स्टडी करेंगे। मैटर से रिलेटेड क्या करेंगे? मैटर की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका कंपोजिशन कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है। साथ ही में अपन ये भी पढ़ेंगे कि उस मैटर में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, वो भी डिफरेंट कंडीशंस में क्या क्या हो रहा है। तो ये सारा कुछ मिलाकर जहाँ स्टडी होगा वो एक ब्रांच है पूरी साइंस की, वो केमिस्ट्री कहलाती है। क्लियर होगी बात? तो इंट्रोडक्शंस में तो केमिस्ट्री क्या है हमने जान लिया। आगे हम जानेंगे एक छोटा सा पॉइंट, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये भी अपने को याद रखना है, जब हम फील्ड में आए हैं तो ये भी याद रखेंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री है लेवोसिए। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, लेवोसिए। तो ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो केमिस्ट्री का जनक कौन है? लेवोसिए है। ठीक है, अब अपन देखो थोड़ा सा इसके बारे में जनरल जानकारी और ले लेते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो ब्रांच की स्टडी करते हैं कि केमिस्ट्री को अगर अपन ब्रांच बनाएं तो कितनी ब्रांच में इसको डिवाइड करेंगे। पर ब्रांच पढ़े उससे पहले एक नाम देखो, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि एक टर्म आई है मैटर। अगर हमने ध्यान दिया तो एक टर्म आ गई नई, मैटर। तो यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैटर क्या है। ठीक है, मैटर क्या है? देखो हमारे चारों ओर ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिनमें तीन बातें पूर्ण होती हुई दिखाई दे आपको, कौन सी तीन बातें? एवरी सब्सटेंस which have some mass occupy some space and their presence can be felt by any our फाइव सेंसेस। मैं बता देता हूँ अभी आपको, देखो क्या मतलब है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो मास रखता हो, यानी कि उसका एक वेट हो, पर्टिकुलर वजन हो, चाहे कम हो ज़्यादा हो, कैसा भी हो, वो स्थान घेरता हो, स्पेस कवर करता हो, यानी कि वॉल्यूम है उसका। साथ ही अपने जो फाइव सेंसेस है उनके द्वारा हम उसको आइडेंटिफाइड कर सकें। हमारे फाइव सेंसेस जानते हो ना, जैसे टच हो गया, फाइव सेंसेस लिख देता हूँ मैं। फाइव सेंस का मतलब कौन सा? टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, साइट, ये सब। तो यानी कि हम उसको टच कर पाएँ, स्मेल कर पाएँ, टेस्ट कर पाएँ, सुन पाएँ, देख पाएँ। पांचों जो हमारे सेंसेस है उनमें से किसी एक से या एक से ज़्यादा से हम अगर उसको प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं तो वो मैटर है। तो आई थिंक हमारे चारों तरफ जो भी है वो सारा कुछ मैटर, एवरीथिंग इज मैटर सराउंडेड बाय अस।
क्यों? क्योंकि हमने जैसे एयर की बात करते हैं, एयर दिखाई नहीं देती, तो एयर के प्रेजेंस तो होती है एयर की। एयर का मास होता है, डिजिटल कांटे लगे हुए आजकल तो दुकानों पे, जब एयर बहुत चलती है तो उन कांटों पे भी वो जो डिजिटल मेजरमेंट मशीन लगी हुई है उन पे भी वेट दिखाई देता है कई बार, है ना, 1 ग्राम 2 ग्राम का अप डाउन दिखाई देता है। तो मैटर का मतलब समझ में आ गया, एयर भी मैटर है। तो मैटर मीन्स वो कोई सब्सटेंस जिसमें मास हो, जिसका वॉल्यूम हो, जिसको हम हमारे जो सेंसेज है उसके द्वारा उनकी प्रेजेंस को देख पाएँ, समझ पाएँ, वो मैटर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच पर। देखिए, तो केमिस्ट्री जो है मेनली हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे मेनली। वैसे तो बहुत सारी ब्रांच होती है, बहुत सारी होती है, पर मेनली जो है वो 3 ब्रांच बनाएंगे हम लोग। कौन कौन सी बनाएंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो मेनली हमने इसको 3 भागों में बांट दिया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। क्लियर? अब देखिए क्या होगा इनमें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिनमें हम लोग डील करेंगे किसके साथ? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ भी क्लियर हो गया नाम से। यहाँ हम किस स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, और यहाँ मेनली हम लोग करते हैं फिजिकल कंडीशंस की, फिजिकल लॉज ऑफ रिएक्शंस की। यानी कि केमिकल रिएक्शंस जो होती है उनका रेट क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये सारी स्टडी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। तो केमिस्ट्री की मेन 3 ब्रांचेज हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसको पढ़ेंगे? मेनली फिजिकल जो लॉज है रिएक्शन से रिलेटेड उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न बनता है कि सर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि ओल्ड कंसेप्ट पे ले जाता हूँ एक बार थोड़ा सा आपको, तो पुराने समय में क्या किया गया, ये दो क्लास बनाई है ना कंपाउंड्स की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ये जो क्लास बनाए गए थे ये सोर्स के बेस पे बनाए गए थे। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको कहा गया था? ये इनका सोर्स था नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग सोर्स मान लीजिए, यानी कि अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, सच एज मिनरल्स, रॉक्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल और प्लांट से नहीं मिल रहे, ये हमें मिल रहे कहाँ से? नॉन लिविंग सोर्सेज से मिल रहे हैं, चाहे वो मिनरल्स के थ्रू मिल रहे हो, चाहे वो हमें रॉक से मिले, है ना। तो वो सारे सब्सटेंस को हमने क्या कह दिया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दिया था। क्लियर हो गया माइंड? जैसे अपने सॉल्ट है, मार्बल है, गोल्ड है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरली मिलते हैं, बट कहाँ से मिलते हैं? नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं। एक बात और याद रखना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सोर्स हो रहा है। उस टाइम पे नेचुरल सोर्सेज के बिहाफ पे ही इनको क्लासिफाइड किया था। तो ये माना गया था कि जो भी कंपाउंड नेचुरली हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे, चाहे चट्टानों से मिले, खनिजों से मिले ना, मिनरल्स, रॉक से मिले, वो हो गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो सब्सटेंस हमें कहाँ से मिलेंगे बेटा, वो देखेंगे। देखो अभी वो हमें मिलेंगे ऑर्गेनिक, सॉरी इसको मैं कह दूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब एनिमल्स से मिले, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब? एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड्स हमें एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं या बनते हैं, प्राप्त होते हैं, तो वो सारे के सारे कहलाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। क्लियरिटी आ रही है माइंडसेट में? तो 2 कैटेगरी बन गई, जो कंपाउंड्स नेचुरली नॉन लिविंग सोर्सेज से मिले
वो हो गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो कंपाउंड नेचुरली एनिमल प्लांट यानी कि लिविंग बॉडी से मिले, जिनमें लाइफ सिस्टम होता है, वो हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो और जिस ब्रांच में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी होगी विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिस ब्रांच में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी होती है वो कहलाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? चलें आगे। हम जो डिस्कशन करना चाहते हैं पहला टॉपिक, वो हम इसको करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो हमारा जो मोटिव है स्टार्टिंग का, वो हम किसको पढ़ना चाहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलें आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो जो कुछ हमने अभी जाना है उसको तो मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने क्या जाना कि दिस इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या करती है? डील्स विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमने जान लिया, डील्स विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता दिया कि ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। अब प्रश्न बनता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये भी अभी हमने जाना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है नॉर्मली, अगर ओल्ड कंसेप्ट पे जाएं तो वो कौन? कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म से ही तो ऑर्गेनिक वर्ड आया है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइफ, है ना, जीवन से संबंधित। तो कंपाउंड्स ऑफ्टन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, प्लांट्स। तो प्लांट या एनिमल से मिलने वाले वो सब्सटेंसेस क्या कहलाए थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि ये जो कंपाउंड्स यहाँ से मिले थे, दे कंटेनिंग द कार्बन एटम। इन सब में लगभग क्या था? कार्बन एटम की प्रेजेंस थी। तो ये तो शुरुआत थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाया, ठीक है, स्टार्टिंग फेज की बात हम करें तो एक कंसेप्ट लिखी गई, विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी जो कि उस समय बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थी, विटल फोर्स थ्योरी। क्या है ये थ्योरी? बताता हूँ। देखिए, ये थ्योरी लिखी गई थी बर्जीलियस के द्वारा। बर्जीलियस ने क्या कहा था? बर्जीलियस ने, देखिए बर्जीलियस ने बेसिक फिनोमेना की बात की कि उस समय जो देखा उसने वो लिखा। उसने क्या देखा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे हमें कहाँ से मिल रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, एनिमल्स से मिल रहे हैं, प्लांट्स से मिल रहे हैं। और उस समय ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नहीं हो रहे थे, यानी कि लैब में नहीं बनाए गए थे। और लैब में नहीं बनाए गए थे, केवल कहाँ से मिलेंगे? लिविंग बॉडी से मिलेंगे। इसी बात को ध्यान दिया बर्जीलियस ने। उसने क्या देखा कि लिविंग बॉडी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो बनते जरूर है बॉडी में, पर दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द बॉडी। मतलब क्या है इसका? देखिए कि जैसे हमारे शरीर में यूरिन बनता है, यूरिन में यूरिया होती है। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब जानते हो। यूरिया का फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को? यूरिया NH2CO NH2। अब ये यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। अब ये यूरिया कहाँ होती है? यूरिन में होती है। यूरिन हमारे बॉडी में बनता है ना। पर हम अगर ये सोचे, प्रयास करें कभी कि यूरिन तो बने, टॉयलेट तो हम जाएं, बट विदाउट यूरिया हो, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्योंकि अगर टॉयलेट जो यूरिन है उसमें यूरिया होगी ही होगी, यानी कि हमारे बॉडी में जो यूरिया फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं है। ऐसा बर्जीलियस ने भी ध्यान दिया इस चीज़ को कि ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में या प्लांट्स में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं उनको कोई मिस्टीरियस पावर कंट्रोल कर रही है। ऐसा बर्जीलियस ने माना कि कोई दैवीय शक्ति है, कोई रहस्यमयी ताकत है जो उसको कंट्रोल कर रही है। उस बॉडी से तो कंट्रोल हो नहीं रही, वरना तो हम चाहें तो यूरिन डिस्चार्ज करें, हम चाहें तो नहीं करें, है ना। हाँ, ये तो बात है, यूरिन डिस्चार्ज करना एक अलग बात है, पर यूरिन में यूरिया बनाना एक अलग बात है ना। यूरिया तो फॉर्म होगी ही होगी, उसमें यूरिन है तो यूरिया 100% फॉर्म होगी। समझ में आ रही बात? तो बर्जीलियस ने क्या कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी, वो सारे के सारे लिविंग बॉडी में ही बनेंगे और उनका प्रोडक्शन कोई मिस्टीरियस पावर है, कोई रहस्यमय ताकत है जो उसको कंट्रोल कर रही है, उसका प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही है। यानी कि इनको लैब में बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लैब में तो मिस्टीरियस पावर होती नहीं है। उन्होंने तो कहा कि बॉडी में एक मिस्टीरियस पावर है, और उस पावर को उसने क्या लिखा? विटल फोर्स।
तो यहाँ से उसने एक कंसेप्ट लिखी, क्या लिखी कंसेप्ट ध्यान देंगे तो उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स only form in living body and their production controlled by a mysterious power. फोर्स कह दूं से एक बात, मिस्टीरियस फोर्स ऑफ बॉडी. That force is called vital force. ठीक है, तो ये उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली फॉर्म इन लिविंग बॉडी एंड देयर प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय ए मिस्टीरियस फोर्स ऑफ बॉडी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड विटल फोर्स, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज विटल फोर्स कंसेप्ट. वैसे साइंस में ऐसी चीजें चलती नहीं है, क्योंकि साइंस किसी भी रहस्यमय ताकत को मानती भी नहीं है. साइंस में हर चीज प्रूव करनी पड़ती है, पर बर्जलियस ने केवल ये काल्पनिक कंसेप्ट लिख दी कि हमारी बॉडी में या किसी भी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो मिस्टीरियस पावर से कंट्रोल हो रहा है. तो उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी फॉर्म और प्रोड्यूस, जो भी लिखना चाहें, प्रोड्यूस इन लैब. लेबोरेटरी में बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेबोरेटरी में कोई मिस्टीरियस पावर होती नहीं है. ये कंसेप्ट हालांकि बिना सर पैर की, जिसको अपन कहते हैं बिना सर पैर की कंसेप्ट है, कोई इसका लॉजिक नहीं है, पर उस समय चूंकि जानकारियां नहीं थी लोगों की तो कंसेप्ट चली, खूब लंबी चली है कंसेप्ट. उसके बाद इस कंसेप्ट को का जो खंडन जिसको अपन कहते हैं ना, इस कंसेप्ट का ऑब्जेक्शन किसने किया, तो वो ध्यान देने की बात है. जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट एफ होलर. बड़ा इंटरेस्टेड है, ये क्वेश्चन बन नीट का आईआईटी लेवल का क्वेश्चन बन जाता है. एफ होलर ने क्या किया, देखिए एफ होलर ने लैब में एक काम किया, लैब में लेबोरेटरी में ना, उन्होंने लेबोरेटरी में काम किया कि अमोनियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड, और उसकी रिएक्शन करवा दी पोटेशियम साइनेट के साथ. तो दिस इज द अमोनियम क्लोराइड एंड दिस इज पोटेशियम साइनेट. और रिएक्शंस के बाद जो रिजल्ट आया वो ये था, है ना, ये बना अमोनियम साइनेट. ठीक है, अमोनियम साइनेट. और जिस अमोनियम साइनेट को उन्होंने हिट किया तो एक कंपाउंड प्रिपेयर्ड हुआ NH2CO NH2 प्लस H2. सॉरी ना, NH2CO, ये क्या हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है. ये कंपाउंड कहलाया यूरिया. यूरिया है ना, और यूरिया कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब देखिए बड़ी इंटरेस्टेड बात है, ये सारा काम कहाँ चल रहा है, लैब में. किसने किया, फ्रेडरिच होलर ने. कहाँ के थे, जर्मन केमिस्ट. तो उन्होंने क्या बना दिया लैब में, यूरिया बना दिया. ये थ्योरी क्या कह रही है, कौन सी वाली थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी. ये कह रही है कि साहब किसी भी सूरत हाल में आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि लैब में बनाने के लिए एक मिस्टीरियस पावर चाहिए. वो पावर कहाँ से मिलेगी, है ही नहीं वो. तो वो पावर केवल किस में होती है, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, यानी कि लिविंग बॉडीज में होती है. और उस पावर को उसने क्या कहा, विटल फोर्स का. और विटल फोर्स ही किसको कंट्रोल करती है, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. अभी विटल फोर्स बाहर तो है नहीं, तो बाहर ये कैसे बना सकते हैं. पर जर्मन केमिस्ट एफ होलर ने इस पूरी कंसेप्ट को कोलैप्स कर दिया, है ना, डिस्ट्रॉयड हो गई कंसेप्ट, क्योंकि उसने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाया. और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, यूरिया. तो नोटेड पॉइंट है कि यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज इन लैब. तो ये है आपका फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पहला सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है, यूरिया, जो लैब में बना है. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म इन लैब वो है यूरिया. और यूरिया बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है एफ होलर. एफ होलर कहाँ के थे, जर्मन के. और कैसे बनाया, विद द रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट, एंड देन द फॉर्म अमोनियम साइनेट, एंड ऑन द हिटिंग ऑफ अमोनियम साइनेट इट इज रीअरेंज्ड एंड फॉर्म अमोनिया यूरिया, फॉर्म यूरिया. तो इस तरीके से यूरिया फॉर्म हो गई.
इसके बाद चूंकि देखो पहली बार प्रयास करना मुश्किल होता है, एक बार जब पता लग जाता है कि लैब में बन सकता है तो फिर लोगों ने प्रयास करने शुरू कर दिए, तो इसके बाद तो झड़ी लग गई। उसके बाद एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपको पता है ना, CH3 इसको बनाया कोल्बे ने। ये सब मैं लैब की बात कर रहा हूँ, लैब में बनाया। मैथेन CH4, इसको लैब में बनाया बर्थेलोल ने। तो इस तरीके से, और आज की स्थिति देखें अगर अपन, तो ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी में जितने बनते हैं उससे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बन रहे। तो ये जो कंसेप्ट शुरुआत में चली थी, जो शुरुआत में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने का तरीका बनाया गया था ना, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन विच आर फाउंड इन ओनली लिविंग बॉडी। ये पूरी की पूरी जो कहानी थी जो हमने भी पढ़ी, ये पूरी खत्म हो गई। अब क्यों खत्म हो गई? क्योंकि ऑर्गेनिक वर्ड जो लिया गया वो ऑर्गेनिज्म से लिया गया, यानी कि कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनेंगे, वहाँ से मिलेंगे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत पढ़े जाएंगे। अब ये बात ही खत्म हो गई सारी, कि ये कह देना कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, अब तो अपना नहीं कह सकते ना, क्योंकि होलर ने इस बात को पहली बार इसका खंडन कर दिया था जो लैब में बनाकर। तो वर्तमान में अगर अपन जाए मॉडर्न तौर पे बात करें तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो उन्होंने एक बात लिखी। अब मॉडर्न तौर पे अगर अपन देखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, तो ये कहा जाता है कि जो भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, जिसका सिंबल मैंने इन ब्रैकेट में कर दिया, C है ना, कार्बन, और उसके साथ क्या हो, हाइड्रोजन एटम हो। हाँ, ये तो नेसेसरी मानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही होते हैं ना। इसके अलावा, इनके अलावा उसमें हैलोजन हो सकते हैं, है ना, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो अब वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि कंपाउंड्स विच इज फॉर्म बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर स्टडी इज अंडरगोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये पूरी कहानी होगी। तो एक बार अगर मैं इसको रिपीट कर दूं थोड़ा सा, तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है ना, जिसमें हम लोग किसी भी मैटर के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसमें होने वाले चेंजेस को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का जनक कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसिए हो गया। इसके बाद मैटर का एक वर्ड आया, तो मैटर का मतलब तो बड़ा आराम से बता देंगे कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास हो, जो स्पेस कवर करता हो और जिसको हमारे सेंसेस के द्वारा हम आइडेंटिफाइड कर पाएं, वो मैटर है। क्लियर? मेनली 3 ब्रांचेस बनाते हैं हम केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके साथ डील करेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके साथ डील करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मेनली फिजिकल जो लॉ है, रिएक्शन से रिलेटेड, मैकेनिज्म से रिलेटेड, वो सब वहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रश्न बनता है सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये जो शुरुआती, वैसे तो लेमरी ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन, 3 भाग बनाए थे उसने, कि मिनरल से मिलने वाले कंपाउंड्स को मिनरल कंपाउंड कह दिया, बॉटनिकल कंपाउंड कह दिया जो प्लांट से मिले, है ना, जूलॉजिकल कंपाउंड कह दिया जो कि एनिमल से मिले। वो नहीं पढ़ रहे, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम लोग। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को उस समय जब क्लासिफाइड किया गया तो उसका एक ही आधार था, एक ही बेस था, वो था उसका सोर्स, नेचुरल सोर्स क्या है। तो जिन कंपाउंड्स का नेचुरल सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म था, यानी कि एनिमल से, प्लांट से, इन सब से मिलने वाले थे, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दिया गया। और जिन कंपाउंड्स का नेचुरल सोर्स क्या था, नॉन लिविंग था, जैसे कि मिनरल्स, रॉक्स, ये सब, तो उनको हमने कह दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हमने जिस स्टडी स्टार्ट की वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जो इस ब्रांच को पढ़ना चाहते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर मैं बेसिक पे ले जाता हूँ एक बार फिर से, तो वो फिर वही बात होगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाले कंपाउंड्स को हमने क्या कहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें कार्बन का होना तय है। पर बर्जीलियस ने उस समय एक कंसेप्ट भी लिखी थी जिसका नाम था विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स ने क्या कहा था कि हमारी जो लिविंग बॉडी होती है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, अपने आप बनते हैं, और उनका कंट्रोल कोई मिस्टीरियस पावर करती है। इस कारण से हम इसको लैब में बाहर नहीं बना सकते, क्योंकि बाहर ऐसी कोई पावर नहीं। बट जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच वोलर ने पहली बार प्रयास किया लैब में, अमोनियम क्लोराइड की पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्शन करवाई और अमोनियम साइनेट बना, और उसके डिकम्पोजिशन से यूरिया बना। और यूरिया पहला सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बना है। याद रखने की बात है, ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूरिया एंड दैट इज फॉर्म बाय फ्रेडरिच होलर। होलर बिलोंग्स फ्रॉम जर्मन।
ठीक है। उसके बाद एसिटिक एसिड को कोल्बे ने बनाया, मीथेन को बर्थिलोव ने बनाया। तो ये जो कंसेप्ट शुरुआत से हम पढ़ रहे बार बार ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से ही मिलेंगे, अब ये वो वाली बात तो रही नहीं, लैब में भी बनते हैं। तो अब क्या कह दिया गया कि मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन, ये तो नेसेसरीज मानते हैं हम लोग। एंड इसके अलावा अगर कोई थर्ड एलिमेंट हो, फोर्थ एलिमेंट हो, तो सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन एक्सेट्रा ये सब हो सकते हैं, पर मेनली उसमें कार्बन हाइड्रोजन का होना जरूरी है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर हो गई सारी बातें। तो कल हम जीओसी को स्टडी करेंगे। तो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स है ना सर, कुछ किताबें तो इतना तक लिख देती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंटेनिंग द कार्बन, तो ये तो फैक्ट है कि कार्बन तो उसमें होगा ही होगा। ठीक है। तो हम लोग अगले जो क्लास होगी उसमें हम लोग इस कार्बन की स्टडी करेंगे, ये कार्बन कैसा होता है, क्या इसके बारे में अपन जानना चाहते हैं, क्या नहीं जानते हैं, सब कुछ उसमें देखेंगे। एक बात और याद रखना कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन तो है बट दे आर स्टडी विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन कंटेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन कंटेन करता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये भी कार्बन कंटेन करता है। ऐसे और भी कंपाउंड आपको मिल जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो है बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो इनमें कुछ कारण है, कुछ तो ये इनके कारण ये मिलेंगे आपको कि जो इनके जो सोर्सेज हैं वो ही इनऑर्गेनिक वाले सोर्सेज हैं, नॉन लिविंग है। और कुछ एक चीज़ ये भी होती है कि कुछ कई बार क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एक क्लासिफिकेशन अलग हो सकता है, पर उनका जो नेचर है, उनका जो स्टडी है वो दूसरी ब्रांच के साथ रिलेटेड होता है। जैसे कि CO है, CO2 है, ये जो कंपाउंड्स है इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो होती है वो इनऑर्गेनिक जैसी होती है, इसलिए इनकी स्टडी सबकी इनऑर्गेनिक के साथ ही की जाएगी। वैसे CO2 में हाइड्रोजन भी नहीं है, उसकी भी एक्सेंस हो रही, साथ में सिंगल कार्बन है और उसमें भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये बहुत सारे कारण, अपने बेसिक पे नहीं जाएंगे इतना ज़्यादा। तो आज का टॉपिक यहीं तक था अपना कि क्या है केमिस्ट्री, इसके फादर कौन है, केमिस्ट्री में किसकी स्टडी की जाएगी, मेनली 3 ब्रांच है। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशंस ऑफ मैटर पढ़ते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर से संबंधित पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एनवायरमेंट को पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। तो यानी कि केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, बहुत सारी ब्रांचेज है उसकी। और मैं तो ये कह सकता हूँ नो लाइफ विदाउट केमिस्ट्री, बिना केमिस्ट्री के जीवन पॉसिबल ही नहीं है। नहाने के साबुन से लेकर एवरीथिंग आप जो भी कुछ देखते हैं उन सब में केमिस्ट्री है। तो इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ। अगर केमिस्ट्री को हटा के लाइफ को एक बार एज्यूम करके देखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिक है, हमारा DNA भी और केमिस्ट्री ही है, उसमें भी DNA जो होता है ना, आप लोग DNA RNA सब पढ़ा है, तो ये सब कुछ केमिस्ट्री से बिलोंग करने वाली चीज़ें हैं। तो आगे हम लोग कल जो नया क्लास होगा उसमें कार्बन से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद GOC को आगे बढ़ाएंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।